संजय सिंह टाइगर को ऐसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया जहां पहले से बीजेपी के कद्दावर नेता और जिनका जनाधार बड़ा मजबूत था उनका टिकट कटा। उसके बाद जो भरोसा बीजेपी ने संजय सिंह टाइगर पर जताया वो उस भरोसे पर खरे भी साबित हुए। महागठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवार को हराकर उन्होंने ये जीत सुनिश्चित की है। जी हाँ, बिल्कुल। और आरा की सीट पे जब अमरेंद्र प्रताप सिंह के बारे में पार्टी ने तय कर दिया था कि वहाँ पर उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, तो उसके बाद ये था कि पार्टी का कोई युवा अपेक्षाकृत युवा चेहरा, यानी कि अमरेंद्र प्रताप सिंह की तुलना में अमरेंद्र प्रताप सिंह की उम्र ज़्यादा थी, तो इसलिए उनको चुनाव लड़ने से मना किया गया था, चुनावी राजनीति से दूर रखा गया था। तो उसमें एक प्रमुख नाम ऑलरेडी संजय टाइगर का था और बीजेपी के कई नेता उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। हालांकि उसमें जो एक दो और नाम थे उसमें संसाधन संपन्न ज़्यादा बड़े नाम थे, लेकिन पार्टी के टॉप लीडरशिप ने संजय टाइगर का चयन किया क्योंकि एक तो कार्यकर्ता के तौर पे उनकी छवि बहुत ही अच्छी रही है, बहुत बेबाक नेता माने जाते हैं, बहुत साफगोई से बात करने वाले नेता माने जाते हैं, बिना लाग लपेट बात करते हैं और बहुत क्लीन इमेज के नेता माने जाते हैं। इनके भाई भी विधायक रहे हैं, इनके पिताजी सरकारी अधिकारी थे, लेकिन आज ये खुद भी विधायक रहे हैं। बावजूद इसके इनको अगर आप देखेंगे तो बहुत सहजता के साथ इनका किसी के साथ इंटरेक्शन होता है और उसमें यह तय माना जा रहा था कि चुनाव इनको लड़ाया जाएगा और अगर चुनाव जीतने में ये सफल रहे तो ख़ासतौर पे आरा और भोजपुर का जो पॉकेट है वहाँ पर एक राजपूत कम्युनिटी ऑलरेडी बीजेपी के लिए समस्या रहते रही थी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, उसके पहले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। तो इस बार ये लगभग तय माना जा रहा था कि इस बार उनको बड़ा चेहरा करके पार्टी आगे का समीकरण साधेगी और इस लिहाज से आप कह सकती हैं कि पार्टी की फिलहाल सोच ये है कि बिहार में राजपूत कम्युनिटी के तौर पर इस चेहरे को आगे किया जाए, इस चेहरे को बड़ा किया जाए। आपने देखा होगा कि आर.के. सिंह जो कि उसी आरा से आते हैं, हाल के दिनों में किस प्रकार से पार्टी की तरफ से क्या पार्टी पे क्या उन्होंने आरोप लगाया, पार्टी के नेताओं के ऊपर क्या आरोप लगाया, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो इन सारी पृष्ठभूमि में राजपूत कम्युनिटी कहीं किसी मतलब ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी से वो दूर हो जाए, तो उस लिहाज से बहुत ज़रूरी था कि पार्टी के पास कोई एक ऐसा चेहरा हो जो कि बहुत स्वीकार्य हो और आसानी के साथ उस कम्युनिटी के अपेक्षाओं को कैटर कर सके। और उस लिहाज से संजय सिंह टाइगर जो कि राजपूत कम्युनिटी से ही आते हैं उनके नाम को फाइनलाइज किया गया है और आज वो शपथ लेंगे। बिल्कुल, और इसलिए हम कह भी रहे हैं कि जब ये कैबिनेट तैयार की गई है जो आज शपथ लेगी 11:30 बजे, तो उसमें हर एक समीकरण का ध्यान रखा गया है। ना सिर्फ इसमें जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है जो तो आपने चुनावों में भी देखा था, प्रत्याशियों के चुनाव के दौरान भी देखा था, लेकिन अब चूंकि कैबिनेट का गठन होगा तो ऐसे में क्षेत्रीय समीकरण का भी ख्याल रखा गया है। किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता हुआ छूटना नहीं चाहिए और इसीलिए इस तरह के नाम सामने आ रहे हैं। अब अगर महिला नेत्री की बात करें तो किस तरह से जिम्मेदारी महिला नेत्रियों को बीजेपी में मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी तो कहती भी है कि महिलाओं को बढ़ावा देना है। उसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि महिलाओं के लिए कुछ करना हो तो महिला को ही कुछ बनाएंगे तभी होगा। जैसे अभी तक अगर आप देखें तो इस चुनाव में ही महिलाओं ने जिस प्रकार से वोट किया वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट किया, उनके कामकाज पे वोट किया और जो उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर वोट किया। लेकिन ये दूसरी चीज़ थी कि बहुत ज़रूरी था कि महिला प्रतिनिधित्व भी दें और तकरीबन 10 से 11 सांसद विधायक उनके जीत के आए हैं बीजेपी के। तो उस कंडीशन में ज़्यादा बेहतर पार्टी को ये लगा कि महिला चेहरा चुने और उस कम्युनिटी से चुने जो कि अति पिछड़ा कम्युनिटी है, यानी कि निषाद कम्युनिटी से है। तो रमा निषाद जो कि जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि अजय निषाद जो कि पूर्व सांसद हैं, उनकी पत्नी है। पिछली बार के चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद अजय निषाद ने कांग्रेस पार्टी का रुख किया, चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा और इस विधानसभा चुनाव से पहले उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वापस वो एनडीए में आए और जैसे वो एनडीए में आए तो औराई की सीट पे, यानी कि औराई की सीट है मुजफ्फरपुर की एक विधानसभा सीट है औराई, वहाँ से उनको चुनाव लड़ाया गया और तब ये तय माना जा रहा था कि अगर वो चुनाव जीतती हैं और एनडीए सरकार बनती है तो वो उस सरकार में एक चेहरा मंत्री के तौर पर होंगी। उनका नाम फाइनल करके उनको बताया जा चुका है और आज वो मंत्री पद की शपथ लेंगी। बिल्कुल, चलिए जो मंत्री पद की आज शपथ लेगा उनके नाम सामने आ गए हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर उन नामों को बता रहे हैं, साथ ही पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि क्यों बीजेपी ने इन नामों को चुना है, इसके पीछे वजह क्या है, किन समीकरणों का ध्यान रखा गया है। देवेंद्र, एक बार फिर से थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन उनके 2 डेप्यूटीज को लेकर बड़ी बातें हो रही थी। तो क्या उप मुख्यमंत्री के रूप में जो 2 लोग शपथ लेंगे उनके नाम को लेकर 100% क्लैरिटी है? हाँ बिल्कुल, तो ऑलरेडी नेता और उपनेता के तौर पे विधायक दल मंडल के नेता और उपनेता के तौर पे चयन कर लिया गया है, तो उसी भूमिका के लिए उनका चयन किया गया है। और एक तरह से आप कहें कि पिछली बार जो तिकड़ी थी और जिस तिकड़ी ने
ये मैंडेट दिया, तो उसको रिपीट करना ही एनडीए गठबंधन के नेताओं को ज़्यादा बेहतर लगा। हालांकि एक चर्चा ये ज़रूर पार्टी के भीतर, बीजेपी के भीतर चल रही थी। बीजेपी का एक खेमा ये ज़रूर चाह रहा था, जेडीयू के एक बड़े नेता ये ज़रूर चाह रहे थे, ऐसी चर्चाएं थी कि वो विजय कुमार सिन्हा के साथ, क्योंकि उनके इक्वेशन बहुत अच्छे नहीं है, तो वो उनकी भी ये राय थी कि शायद अगर कोई और डिप्टी सीएम हो तो ज़्यादा बेहतर। अलग अलग अपने अपने तर्क दिए जा रहे थे। संघ का एक खेमा ये चाह रहा था कि सूत्रों द्वारा जो हमें जानकारी मिली कि वो मंगल पांडे के नाम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे डिप्टी सीएम के लिए। लेकिन एनडीए के नेता और बीजेपी के बड़े नेता इस खतरा को एक तो इस लिहाज से नहीं उठा सकते थे कि पहली बात ये है कि इन चेहरों ने ही ऐसा रिजल्ट दिया है। सरकार की ये 3 प्रमुख चेहरे थे और उन 3 प्रमुख चेहरे के आधार पर ऐसा मैंडेट आया है, तो फिर उसको रिपीट करना सबसे सुरक्षित, सबसे सेफ चीज़ और सबसे लॉजिकल चीज़ मानी जा सकती है। दूसरी चीज़ कि विजय कुमार सिन्हा क्योंकि भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं, लगभग 3.5% आबादी है, लेकिन उसका असर और कई गुना ज़्यादा इस लिहाज से होता है कि बहुत हार्डकोर मुखर सपोर्टर ये लोग बीजेपी के रहे हैं। इस ये कम्युनिटी मानी जाती है कि बहुत हार्डकोर मुखर सपोर्टर और आरजेडी और जंगल राज के मुखर विरोधी, और हमेशा से ही लगातार विरोध करने वाली ये कम्युनिटी रही। तो उस कम्युनिटी में भूमिहार कम्युनिटी के डिप्टी सीएम को हटा के किसी और को बना दें तो एक बड़ा राजनीतिक खतरा होता। तो उस लिहाज से विजय सिन्हा को रिपीट किया गया और हटाने का कोई ऐसा कारण भी नहीं था सिवाय कुछ नेताओं के पर्सनल ईगो के। जी। और सम्राट चौधरी को लेकर तो ये भी कहा जाता है कि ये एक ऐसी पौधे जिन्हें सींचने का काम खुद बीजेपी ने किया है और अब बड़ी जिम्मेदारी के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है।